हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का बीएसटी का चैप्टर 1 का 1.3 को डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें जो भी बात बताया जाएगा उसको प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। और आता ही है, हर एक बार आता है। अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, प्रबंध किसे कहते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में बता जा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को भी देख लीजिए। ये हम लोग का दूसरा वीडियो है बीएसटी का, व्यावसायिक अध्ययन का। तो चलिए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मेरा हैंड रिटन नोट है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉपी में राइट डाउन करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ लेवल। हर एक लेवल होता है मैनेजमेंट का। 3 गो लेवल होता है मैनेजमेंट का, और हर एक लेवल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम लोग वही चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे। तो एक संगठन या फिर संस्था में काम करने वाले सभी सदस्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब कि एक संगठन या फिर संस्था में जो लोग काम करते हैं वो सदस्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है प्रबंधकीय सदस्य और दूसरा होता है अप्रबंधकीय सदस्य। पहला जो होता है प्रबंधकीय सदस्य होता है और दूसरा अप्रबंधकीय सदस्य। ठीक है। प्रबंधकीय सदस्य क्या होता है? इस श्रेणी में मुख्य कर्मचारी, अधिकारी, विभागीय प्रबंध, पर्यवेक्षक आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है ना प्रबंधकीय सदस्य में कौन कौन लोग आते हैं तो याद रखिएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय प्रबंध, पर्यवेक्षक आदि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब यही आदमी सबको इसमें प्रबंधकीय सदस्य में। और अप्रबंधकीय सदस्य में इस श्रेणी में श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। वर्कर जो होते हैं ना, सिर्फ उसी को ये अप्रबंधकीय सदस्य में, क्योंकि ये प्रबंध के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए अप्रबंधकीय सदस्य में सिर्फ वर्कर को ही रखा जाता है, श्रमिकों को रखा जाता है। ये वे सदस्य होते हैं जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, अतः ये सदस्य काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म क्षेत्र करते हैं। और जहां अप्रबंधकीय सदस्य रहते हैं उसे प्लेटफॉर्म क्षेत्र भी कहते हैं, जहां ये काम करते हैं वर्कर। अब प्रबंध के स्तरों की संख्या, तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हम लोग जानते हैं उच्च स्तरीय। देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले उच्च स्तरीय में कौन कौन लोग आते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि उच्च स्तरीय में कौन कौन आते हैं और इसका कार्य क्या होता है उसको लिखिए। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं। संचालन मंडल आते हैं उच्च स्तरीय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं, उसके बाद चेयरमैन आते हैं, प्रबंध संचालक आते हैं, मुख्य प्रबंधक आते हैं। तो ये सब आप नाम याद रखेंगे कि उच्च स्तरीय प्रबंध में आते हैं। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन कौन आते हैं। विभागीय प्रबंध आते हैं, उप विभागीय प्रबंध आते हैं, कार्यात्मक प्रबंध आते हैं। ये सब मध्य स्तरीय में आते हैं, तो ये भी बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद निम्न स्तरीय में कौन कौन आते हैं, तो श्रमिक आते हैं सिर्फ, और फोरमैन पर्यवेक्षक आते हैं और फोरमैन सिर्फ आते हैं। मतलब सुपरवाइजर और सिर्फ फोरमैन। सुपरवाइजर और फोरमैन्स यानी कि पर्यवेक्षक और फोरमैन्स किस में आते हैं, तो निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं। ये बात को आप याद रखेंगे। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं अब इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो
उच्च स्तरीय प्रबंधकों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है। उच्च स्तरीय में जो प्रबंधक होते हैं वो ये सब कार्य करते हैं, निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे कि उद्देश्य निर्धारित करना, ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ओके, जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्ष में 1000 करोड़ के पार ले जाने का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है। ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसका तो पहला काम होता है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट पोस्ट पे होते हैं, सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं, तो इसका उद्देश्य निर्धारित करना, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना इसका मेन सबसे पहला काम होता है। उसके बाद नीतियाँ निर्धारित करना। नीति जो है काम के प्रति यही निर्धारित करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। इसी स्तर पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कंपनी की बिक्री नीति हो सकती है कि केवल नगद बिक्री की जाएगी, मतलब कि ये नीति निर्धारित करते हैं। जैसे कि एक नीति ये भी निर्धारित किया जा सकता है कि कंपनी में सिर्फ नगद ही बिक्री की जाएगी, या फिर कोई भी नीति निर्धारित करना होता है तो इसका उच्च स्तरीय प्रबंध का ही काम होता है। उसके बाद क्रियाएं निर्धारित करना कि क्या क्या क्रिया किया जाएगा, कौन कौन सा काम किया जाएगा, तो ये भी निर्धारित कौन करते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रियाएं निर्धारित करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन आदि। ये सब क्रियाएं निर्धारित किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखना, मतलब कि कार्य कौन कौन सा कार्य हो रहा है उस पर नियंत्रण, कंट्रोल करना किसका काम होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध का ही काम होता है। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंधों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ये सब मध्य स्तरीय प्रबंधों के कार्य हैं, जैसे कि नीतियों की व्याख्या करना। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की व्याख्या की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है नीतियों की। मध्य स्तरीय का काम होता है, जैसे कि उच्च स्तरीय कोई भी नीति बना दिया और उसका उल्लेख करता है, कौन व्याख्या कौन करता है, तो मध्य स्तरीय, मतलब कि उसके बारे में राय विचार करता है। उसके बाद उसके पास होता है मध्य स्तरीय प्रबंधों के पास कि राय विचार कर सकता है तो वो जो नीति बनाता है उसका व्याख्या करना मध्य स्तरीय का पहला काम होता है। उसका दूसरा काम क्या होता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इसका मेन काम ये भी होता है कि मध्य स्तरीय का कि कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। ये कर्मचारी को जो है ना फिक्स करेगा, वैकेंसी जहाँ पे खाली होगा वैकेंट कर्मचारी का उस जगह को भरेगा। ये मध्य स्तरीय प्रबंध काम होता है। प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वांछित कर्मचारी को नियुक्ति करता है। ये कर्मचारी को सबसे पहले नियुक्ति करेगा, तो इसका दूसरा काम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका तीसरा काम, तो निर्देश जारी करना। ये निर्देश जारी करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को बताते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है, तो निर्देश जारी करते हैं ये। उसके बाद चौथा काम क्या करते हैं, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं ये। तो इसका ये भी मेन काम है, कर्मचारी को मोटिवेट करने का काम करते हैं, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम करें। इसको बार बार मोटिवेट, चूँकि वर्कर को मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि काम को कुशल से कर सके वो, इसीलिए कर्मचारी को प्रेरित करते हैं। और ये किसका काम होता है, तो मध्य स्तरीय प्रबंध का काम होता है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित करने हैं, यानी सभी कर्मचारी में आपसी मिलाव करना ताकि किसी को एक दूसरे से झगड़ा ना हो और काम बिगड़े नहीं, काम अच्छे से चले, इसलिए समन्वय स्थापित करना किसका काम होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध का। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस काम हुआ मध्य स्तरीय प्रबंध का, तो आप याद कर लेंगे कुछ मध्य स्तरीय प्रबंध का काम। उसके बाद हम लोग निम्न स्तरीय अथवा पर्यवेक्षकीय स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंधकों को निम्नलिखित कर, मतलब कि निम्न स्तरीय को हम लोग पर्यवेक्षकीय स्तरीय भी कह सकते हैं या परिचालन प्रबंधक भी कह सकते हैं। तो
निम्न स्तरीय प्रबंधकों का क्या काम होता है? श्रमिकों की पीड़ा को प्रेरित करना। देखिए अब क्या होता है कि श्रमिक के पास भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो उसको कौन सुनेगा? तो ये जो सुनने का काम होता है वो निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। तो निम्न स्तरीय प्रबंध सबसे पहले श्रमिकों की पीड़ा को प्रेरित करता है। ये उनके साधारण समस्याओं को तो स्वयं ही निपटा देते हैं और गंभीर समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंधों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ये जो है ना निम्न स्तरीय प्रबंध उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा कार्य स्थल पर पानी, बिजली, हवा आदि को सुनिश्चित किया जाता है। ओके। उसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करता है। ये निम्न स्तरीय जो होता है वो मध्य स्तरीय प्रबंधक का सहायता भी करता है। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में मदद करते हैं, सुझाव आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि डिस्कशन होता है उच्च स्तरीय से मध्य स्तरीय के बीच और मध्य स्तरीय जो है निम्न स्तरीय के बीच डिस्कशन करते हैं, सुझाव आमंत्रित करते हैं। तो ये कुछ काम था, फंक्शन था उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय का। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग प्रबंध का कुछ मुख्य कार्य है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। निर्देशन में जो है पर्यवेक्षण, संदेशवहन, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, ये 4 काम होता है निर्देशन में। उसके बाद नियंत्रण लास्ट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये डायरेक्टिंग में 4 आ जाता है और उसके बाद कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इसका हम लोग को बार बार जो है सो मतलब कि अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि नियोजन क्या होता है। नियोजन, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है, मतलब कुछ भी करने से पहले हम लोग को सोचना है, तो वो नियोजन मतलब कि प्लानिंग कहलाता है। संगठन, क्या आप लोग को कुछ भी करना होता है तो पहले सोचते हैं ना, प्लान बनाते हैं ना, तो वही नियोजन कहलाता है, तो प्लानिंग। संगठन क्या होता है? इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजित करना। कोई काम जो होता है वो कोई बड़ा सा काम को अकेले नहीं किया जाता है, 4 आदमी 5 आदमी को मिल करके किया जाता है, तो वही ग्रुप, संगठन बना करके आपस में सभी काम बांट लिया जाता है और सभी आदमी एक ही काम को करते हैं संगठन बना करके। तो इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजित करना है। तो नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना। ओके, नियुक्तिकरण कहलाता है। पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना नियुक्तिकरण कहलाता है। उसका निर्देशन, इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवहन करना व उसे अभिप्रेरित करना, ये निर्देशन कहलाता है। नियंत्रण क्या होता है? इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना निर्देशन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, अवधारणा और महत्व पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका भी वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और एक वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम अप्रिसिएट हो और नेक्स्ट वीडियो को बना सके। अगर ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आगे भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।